हाँ प्यारे बच्चों, आज इस जीके के लाइव सेशन में हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। और इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा था मौर्य काल या मौर्य साम्राज्य के बारे में हम बात कर रहे थे। प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण राजवंश कौन सा है? मौर्य। मौर्य में ध्यान रखना, आपको बेसिक बातें करें तो एक क्लास हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है। और पिछली क्लास में हमने बात की थी मौर्य साम्राज्य के बारे में। इसमें हमने बात की थी मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के बारे में। संस्थापक, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। सीएम का मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य ना, शॉर्टकट में लिख रहा हूं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राजवंश के शासक को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी? ध्यान रखना, मगध के शासक का नाम क्या है? घनानंद। घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की थी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? मैंने ये पूछा है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। ठीक है ना, आपसे पूछ ले कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन है, तो ध्यान रखना कौन थे? चाणक्य थे। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म को अपना लिया था। और जैन धर्म अपनाने के बाद में ध्यान रखना ये चले जाते हैं दक्षिणी भारत में। और इसको लाइट को चालू कर दे। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपना करके कहाँ चले जाते हैं? दक्षिणी भारत में। और दक्षिणी भारत में चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। स्थान का नाम क्या है? स्वर्ण गोला। ध्यान रखना, वहाँ पे चंद्रगिरी की पहाड़ी है कर्नाटक में, वहाँ पर संतारा या सलेकना प्रथा से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर को त्याग दिया था, प्राण अपने त्याग दिए थे। ध्यान रखना, उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। ठीक है ना, बिंदुसार के समय ध्यान रखना, इनके बिंदुसार के दो पुत्र थे, योग्य पुत्र। एक का नाम क्या था? एक का नाम था सुसीम और एक का नाम था अशोक। ध्यान रखना, बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? सुसीम को। लेकिन शासक कौन बन जाता है? अशोक। मैं आपसे पूछ लूं कि बिंदुसार का ही प्रधानमंत्री कौन था? पहले तो चाणक्य, उसके बाद में कौन था? राधागुप्त। कौन था? राधागुप्त। और राधागुप्त के सहयोग से अशोक ने ध्यान रखना मगध पे क्या कर लिया था? अधिकार, यानी बिंदुसार का क्या बन जाता है? उत्तराधिकारी बन जाता है। उसके बाद में हमने बात की थी अशोक के बारे में सामान्य परिचय। अशोक की माता का नाम क्या था? अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। क्या नाम था? सुभद्रांगी। उसके बाद में हमने बात की थी अशोक का अन्य नाम क्या है? देवनाम या प्रियदर्शी। क्या नाम है? देवनाम या प्रियदर्शी। ठीक है ना। उसके बाद में हमने बात की अशोक के नाम के 4 अभिलेख है, जहां पर अशोक के नाम क्या मिलते हैं? अशोक मिलते हैं। ध्यान रखना, 4 अभिलेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक। ठीक है ना, यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। कितने अभिलेख है? 4। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, है ना। ट्रिक क्या थी? नेट उधारो मांगे गुजरी। ध्यान रखना, मास की कर्नाटक, ठीक है, गुजरा मध्य प्रदेश, नेटूर और उदय गोलान, ये 4 अभिलेख है। इसमें ध्यान रखना अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। भारत में अभिलेख या शिलालेख लिखवाने की प्रथा या परंपरा किसने शुरू की थी? ध्यान रखना अशोक ने की थी। भारत में अभिलेख वह स्तंभ लेख वह शिलालेख खुदवाने की प्रथा या लिखवाने की प्रथा की शुरुआत है किसके समय हुई है? अशोक के समय। अशोक ने अभिलेख क्यों लिखवाए? इसके पीछे कारण था। कारण क्या था कि अशोक ने, ध्यान रखना,
अशोक का एक युद्ध होता है कलिंग का युद्ध, और कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म। और अशोक ने कहा कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, और युद्ध न करके मैं क्या करूंगा? अब बौद्ध धर्म का प्रचार करूंगा। ठीक है ना? तो ये बात यहाँ तक हम पढ़ चुके। उसके बाद में हमने बात की थी अशोक के बारे में कि अशोक के जो अभिलेख है, एक अभिलेख है बाबरू अभिलेख, जो हमारे राजस्थान में है, विराट नगर, ध्यान रखना। ये बाबरू अभिलेख है, इसका पूरा नाम है भाई बाबरू। क्या नाम है? बाबरू, याद रखना, बबरू नहीं है, बाबरू। ठीक है ना? बाबरू अभिलेख राजस्थान में जयपुर के पास में है विराट नगर। विराट नगर एक प्राचीन सभ्यता थी, इस सभ्यता से एक अभिलेख मिला है अशोक का, और इस अभिलेख में अशोक ने कहा कि मगध का सम्राट कौन है? अशोक। उसके बाद में हमने बात की थी अशोक के अभिलेखों की खोज के बारे में। अशोक का अभिलेख खोजा किसने सर्वप्रथम है? तो टी फैंथलर। ध्यान रखना, सन भी याद रखना है। 1750 में एक विदेशी इतिहासकार थे जिनका नाम था टी फैंथलर। फैंथलर साहब ने, ध्यान रखना, अशोक के अभिलेखों की खोज की। उसके बाद में पढ़ा किसने? पढ़ा किसने है? 1837 में जेम्स प्रिसेप। ठीक है? और अशोक की अभिलेखों की भाषा, ध्यान रखना, भाषा ध्यान रखना, प्राकृत थी। क्या थी? प्राकृत। अशोक ने स्थानीय भाषा, प्राकृत भाषा का मतलब क्या है? कौन बताएगा? मैं भाई चाय पी लेता हूं, तब तक मैं समझा ही देता। हाँ, प्राकृत भाषा का मतलब है स्थानीय भाषा। जैसे कि हम राजस्थान में हैं, तो राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? राजस्थानी। गुजरात में कौन सी? गुजराती। हरियाणा में? तो ये भाषा है प्राकृत। मेरी बात सुनो, अब किसी को अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही है। अशोक ने प्राकृत भाषाओं को महत्व क्यों दिया? किसी को क्या नहीं समझ में आ रही है? इंग्लिश, अंग्रेजी भाई समझ में नहीं आ रही है गाँव में, और आप कोई भी योजना है केंद्र सरकार की, उस योजनाओं को इंग्लिश में लिख करके गाँव में बड़े बड़े होर्डिंग लगा दोगे, तो क्या लोगों को पता चल जाएगा कि इस योजना का क्या मतलब है? हाँ? और यदि आप वहाँ की लोकल भाषा में बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके सरकार की योजना के बारे में बताओगे, तो सभी लोगों को पता चल जाएगा कि केंद्र सरकार ने ये योजना लागू की है। तो अशोक ने कहा कि भाई प्राकृत भाषा में क्या लिखेंगे? अभिलेख लिखेंगे, तो जनता को पता चलेगा कि अशोक ने कौन से काम करवाए। वर्तमान में जो ये सरकारें हैं, लोकतंत्र जो सरकारें हैं, अपने अपनी योजनाओं को जनता को धरातल के पास में पहुंचाने के लिए, अपनी योजना का विकास करने के लिए, आप देखते हो ना कि कोई प्रधानमंत्री आता है तो बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं कि ये प्रधानमंत्री की योजना थी। कोई मुख्यमंत्री आता है तो मुख्यमंत्री के बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं। अभी वर्तमान में तो आधुनिक जमाना आ गया, लेकिन उस समय इतने कागज नहीं थे, इतने प्लास्टिक नहीं थी, तो इसलिए अशोक ने कहा कि बड़े बड़े पत्थर पे मेरे जितने भी विचार है, जनता के लिए जो मैं कार्य कर रहा हूँ, उनके बारे में लिखो। तो आज भी जो अशोक के जो योजनाएं थी, उस पद चिन्ह पे लोकतांत्रिक सरकारें चल रही है, देख लो आप। ठीक है ना? अभी मेरी बात सुनो, भाषा तो क्या थी अशोक के अभिलेखों की? प्राकृत भाषा और पाली भाषा। ठीक है ना? उसके बाद में बात करें लिपि का मतलब क्या है? प्रश्न पूछा जाएगा कि अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे गए? सीधे बैठ जाइए ना, इसको एक 4 प्रकार की लिपि थी, सीधा प्रश्न आएगा। कितने प्रकार की लिपि थी? 4। एक है ब्राह्मी लिपि, जो भारत में, ब्राह्मण ज्यादा कहाँ रहते हैं भाई? भारत में, से याद कर लो, ब्राह्मण ज्यादा कहाँ पे है? भारत में। और भारत में अशोक के जो अभिलेख मिले हैं उसकी लिपि कैसी थी? ब्राह्मी लिपि। उसके बाद में पाकिस्तान वाले क्या है? खरुष्ट है ना, बहुत ही खरुष्ट है, ध्यान रखना। बदमाश है या नहीं है पाकिस्तान वाले भाई? तो पाकिस्तान में खरोष्टी भाषा, खरोष्टी लिपि में लिखे गए। ऐसे अफगानिस्तान और ऐसे अरमाइक, ऐसे याद कर लो। अफगानिस्तान में जो अशोक के अभिलेख मिले हैं उसमें लिपि कैसी थी? अरमाइक लिपि। ऐसे अफगानिस्तान और ऐसे अरमाइक। ठीक है? उसके बाद में मध्य एशिया, ध्यान रखना, एशिया में तुर्की क्षेत्र है, वहां पे भाषा थी ग्रीक। लिपि क्या थी? ग्रीक लिपि थी। क्या थी? ग्रीक लिपि। तो ये अशोक के क्या थे? 4 अभिलेखों की 4 लिपियों के बारे में ये जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद में अशोक
मगध का शासक कब बन जाता है? मुझे कौन बताएगा कि अशोक मगध का शासक कब बनता है? मगध का शासक, मगध का शासक कब बनता है अशोक? हाँ, 269 BC। वेरी गुड, ठीक है ना। अशोक मगध का शासक कब बनता है? ध्यान रखना, अशोक ने कहा कि मैं मगध का शासक हूं 269 है ईसा पूर्व, ध्यान रखना ईसा पूर्व। लेकिन अशोक के पिताजी का नाम क्या था? बिंदुसार। इसको समझो भाई, बिंदुसार। बिंदुसार की मृत्यु कब होती है? 272, ध्यान रखना 272 है ईसा पूर्व। 272 ईसा पूर्व में अशोक के पिताजी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो कहते हैं कि अशोक 4 वर्षों तक क्या करता है? अपना उत्तराधिकारी संघर्ष करता है। ध्यान रखना, बौद्ध साहित्य में यह बताया गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की है। कितने भाइयों की हत्या की है? 99 भाइयों की हत्या करके क्या बनता है? मगध का शासक बनता है। तो ध्यान रखना, अशोक का उत्तराधिकारी संघर्ष कितने वर्षों तक चला? 4 वर्षों तक। फिर ध्यान रखना, अशोक का राज्याभिषेक कब होता है? 269 ईसा पूर्व, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, दुर्भाग्य की बात क्या है? राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, ध्यान रखना 8वें वर्ष एक युद्ध होता है। युद्ध का नाम क्या है? कलिंग युद्ध। यह इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है। मौर्य साम्राज्य और अशोक का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है। अशोक का जीवन काल का ये अंतिम युद्ध है, इसलिए क्या है? महत्वपूर्ण है। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद ये एक युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में। कलिंग, कलिंग कहाँ है? वर्तमान में उड़ीसा में। कलिंग एक प्राचीन क्या था? एक महाजनपद था। और इस महाजनपद में ध्यान रखना, अधिकार के लिए अशोक ने अपनी सेना भेजी थी। कहते हैं कि कलिंग एक औद्योगिक क्षेत्र था। कलिंग एक बंदरगाह भी था और कलिंग के हाथी प्रसिद्ध थे। इसलिए कहते हैं कि अशोक ने कलिंग पर अधिकार करने के लिए अपनी सेना भेजी और कहते हैं कि कलिंग के युद्ध में अशोक क्या हो जाता है? विजय हो जाता है। लेकिन कलिंग को जीतने का प्रयास किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किया था। लेकिन मगध का एक भी शासक, अशोक के अलावा एक भी शासक सफल नहीं हुआ कि वो कलिंग को जीत सके। इतना मजबूत एक रियासत थी कलिंग, ठीक है ना। प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो कलिंग एक मजबूत रियासत थी। मगध के कई राजवंशों ने कलिंग पर आक्रमण किया लेकिन सफल नहीं हुए। लेकिन अशोक ने कहा है कि मेरे दादाजी का सपना था। अशोक का दादा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। सीधा बैठ गए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी प्रयास किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अखंड भारत का निर्माण कर दिया, लेकिन मगध में कलिंग को नहीं मिला सका। लेकिन आपसे पूछ ले कि मगध में कलिंग का विलय किसने किया? अशोक ने किया था, ठीक है ना। तो इसे नेक्स्ट भाई हेडिंग डालना कलिंग युद्ध। ये लिख दिया ना, अशोक का राज्याभिषेक, ये सारी चीजें लिख दी ना आपने? लिख दी ना। तो नेक्स्ट लिखना कलिंग युद्ध, हेडिंग डालना कलिंग युद्ध। इसमें लिखना कब हुआ है? 261 BC यानी ईसा पूर्व। हिंदी वाले भाई इसको लिख देना ईसा पूर्व, ठीक है ना। राज्याभिषेक अशोक का कब होता है? अब समझ लो, अशोक की पिता की मृत्यु होती है 272 ईसा पूर्व, बिंदुसार की। फिर अशोक, ध्यान रखना, अशोक का राज्याभिषेक कब होता है? 269 ईसा पूर्व। और ध्यान रखना उसके बाद में कलिंग युद्ध कब होता है? 261 ईसा पूर्व। ये घटना एक क्रम से याद रखना, आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना। कलिंग वर्तमान में कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है ना। उड़ीसा में एक रियासत थी कलिंग। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली, ठीक है ना। प्रश्न पूछा जा सकता है कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। अब कहते हैं कि कलिंग के उस समय राजा कौन थे? पद्मनाभ, लेकिन इतिहास में जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन कहते हैं कि राजा कौन थे? पद्मनाभ। अब आपसे पूछ ले कि जो ये तोसली है ना, ये कलिंग, ये किस नदी के किनारे है? दया नदी के किनारे। इसको इंपोर्टेंट करके लिखना, ये प्रश्न पूछा गया है। बात करें
अशोक ने इस युद्ध में अशोक कौन जीत जाता है? अशोक, है ना। और कलिंग के जो स्थानीय शासक थे वो क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। और कहते हैं कि अशोक ने इस युद्ध में कत्लेआम करा दिया था। क्या करा दिया था? कत्लेआम। इसमें सैनिकों के साथ साथ में वहाँ के स्थानीय नागरिक भी मारे गए, छोटे बच्चे, है ना। इसमें सबको मार दिया गया। अशोक ने लगभग कहते हैं कि 1 लाख आम नागरिक मारे गए। चारों तरफ क्या थी? लाश ही लाश थी, मर्त व्यक्ति पड़े थे, छोटे बच्चे रो रहे थे अपनी माँ के लिए, पिता के लिए, कुछ महिला अपने सुहाग के लिए रो रही थी, है ना। एक वृद्ध माँ अपने बेटे के लिए रो रही थी, है ना। तो ऐसी स्थिति हो गई थी कलिंग। फिर अशोक ने देखा अपनी आंखों से, अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक ने कहा कि मैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मैंने लोगों को घर से बेघर कर दिया, एक माँ से अपने बेटे को छीन लिया है ना। एक मतलब सुहागन को जाना, एक सुहागन का सुहाग छीन लिया है, ठीक है ना। एक छोटी सी बच्ची की माँ मैंने छीन ली है, बाप छीन लिया है। और मेरे से, है ना, मेरे से ध्यान रखना इतना नीच और दुष्ट व्यक्ति कोई नहीं है। अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक ने ध्यान रखना कलिंग युद्ध के बाद में, ध्यान रखना जो बेरी घोष नीति है, बेरी घोष का मतलब क्या है? युद्ध। बेरी घोष को कहते हैं युद्ध नीति, या इसे कहते हैं रणनीति। क्या कहा जाता है? युद्ध या रणनीति। अशोक ने इस युद्ध के बाद में ध्यान रखना धम्म घोष की नीति अपना ली। अशोक ने कहा कि मैं अब भाई धर्म का प्रचार करूंगा। धम्म का मतलब है बौद्ध धर्म में आपने पढ़ा ही होगा, धम्म। अशोक ने कहा है कि अब मैं क्या करूंगा? युद्ध नहीं करके क्या करूंगा? अपने धर्म का प्रचार करूंगा, लोगों को ध्यान रखना बताऊंगा कि ये बात गलत है, युद्ध नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा? धम्म घोष का मतलब है शांति। अशोक के जीवन काल का अंतिम युद्ध कौन सा है? कलिंग। कब हुआ है? 261 ईसा पूर्व। कलिंग वर्तमान में कहाँ है? उड़ीसा, है ना। कलिंग की राजधानी क्या है? किस नदी के किनारे? दया, ठीक है ना। आपसे पूछ ले कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में कौन सी नीति अपनाई? धम्म घोष। लेकिन उससे पहले नीति कौन सी थी? बेरी घोष या रण घोष या युद्ध नीति थी, ठीक है ना। अब ध्यान रखना अशोक ने इस युद्ध के बाद में, कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है ना। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में कौन से धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बच्चों ध्यान रखना चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है, उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन। अब चंद्रगुप्त का बेटा कौन है? बिंदुसार। बिंदुसार ने कौन सा धर्म अपनाया था? आजीविका या सेव, ठीक है ना। उसके बाद में इसका बेटा बिंदुसार का अशोक, अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध। और ध्यान रखना बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार, आपसे पूछ ले, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किसके समय हुआ था? अशोक। अशोक ने अपनी निजी जितनी भी संपत्ति, राजकोषीय संपत्ति थी, किस पे लगा दिया था? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, ठीक है ना। इसको लिख लो भाई, इसको लिख लिया ना, वेरी गुड। उसके बाद में क्या है कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। ध्यान रखना अशोक का एक भतीज था जिसका नाम क्या था? निर्ग्रोथ। और निर्ग्रोथ से अशोक प्रभावित हो गया था और अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा या दीक्षा किसने दी थी? ध्यान रखना उपगुप्त ने। ध्यान रखना एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम क्या था? उपगुप्त। समझना, समझना इस बात को समझना, ठीक है ना। हमने बात की थी बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार, अब मुझे बताओ बिंदुसार के कितने बेटे थे? पुत्र थे? 2। एक का नाम क्या था? सुसीम, और एक का नाम क्या था? अशोक। अब जब बिंदुसार की मृत्यु हुई उस समय अशोक कहाँ था? सॉरी, ये सुसीम कहाँ था? कौन बताएगा? तक्षशिला। कहाँ पे था? तक्षशिला। और ध्यान रखना बिंदुसार के पास में बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? राधा गुप्त। राधा गुप्त, ठीक है ना। ये प्रधानमंत्री था, मंत्री था। अब राधा गुप्त ने बिंदुसार के मृत्यु की सूचना किसको दे दी थी? अशोक को। राधा गुप्त किसका सपोर्ट करा था? अशोक का।
ध्यान रखना। फिर सुसीम को पता चला कि पिताजी ने उत्तराधिकारी घोषित किया है मुझे। किससे किया है? मुझे। लेकिन राधा गुप्त के सहयोग से शासक कौन बन गया है? अशोक बन गया है। तो सुसीम में ध्यान रखना तक्षशिला से कहाँ जाता है? पाटलिपुत्र की ओर। तो बीच रास्ते में अशोक ने सुसीम के पूरे परिवार की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। पूरे परिवार को मरवा दिया था। ध्यान रखना, पूरे परिवार को मरवा करके एक गड्ढे के अंदर डाल करके उस परिवार को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था अशोक ने। लेकिन सुसीम का एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम था निर्ग्रोथ बच गया था, भाग्य में लिखा हुआ था। तो ये बच्चा ध्यान रखना घूमते घूमते बौद्ध भिक्षुओं के पास में चला जाता है और फिर इन्होंने बौद्ध धर्म का एक भिक्षु बन जाता है, छोटा सा। एक समय की बात है, अशोक अपने राज परिवार के साथ में भोजन का आयोजन करके भोजन कर रहा था। छोटा सा एक बौद्ध भिक्षु अशोक के दरबार में आ जाता है और बौद्ध भिक्षु कौन है? निर्ग्रोथ। अब निर्ग्रोथ आकर के अशोक को क्या देता है? ज्ञान। छोटा बच्चा देखो, और एक सम्राट अखंड भारत के निर्माता को एक क्या दे रहा है? ज्ञान। ज्ञान की बातें बता रहा है, धर्म के बारे में बता रहा है। अशोक इससे इतना प्रभावित हो गया। अशोक ने पूछा नाम क्या है? उसने कहा है निर्ग्रोथ। पिता का नाम सुसीम, दादा का नाम बिंदुसार, चाचा का नाम अशोक। अशोक के दिमाग में ये घूम रहा था कि मैंने पूरे परिवार को नष्ट कर दिया, मरवा दिया, लेकिन ये कैसे बच गया? और बच्चों ध्यान रखना, उस समय अशोक का मन कर रहा था कि इसको मैं मार दूं दरबार के अंदर, ये बच्चा कैसे? फिर इन्होंने कहा है कि मौत ही क्या है? सत्य है ना? मौत ही सत्य है, मार सकते हो आप। और बच्चे से इतना प्रभावित हो गया अपने भतीज से कि मैं इस बौद्ध धर्म को अपना लूंगा। कि छोटा सा बच्चा जिसकी मात्र आयु 14 साल है, तेरे 14 साल का बच्चा है और ज्ञान की बातें कर रहा है, धर्म के बारे में बता रहा है। तो उन्होंने कहा कि इस धर्म में कुछ सत्य है, वास्तव में इस धर्म में क्या है? ज्ञान है। तो अशोक ने अपने हृदय को परिवर्तन करके एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम था उपगुप्त, उससे क्या ली थी? दीक्षा ली थी। ठीक है ना? यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। अशोक बौद्ध धर्म बनेंगे, ठीक है ना? अब उसके बाद में बात करें तो अशोक की पत्नी, ध्यान रखना, एक पत्नी का नाम था देवी। देवी के ध्यान रखना एक पुत्र था जिसका नाम था महेंद्र, और एक का नाम पुत्री का नाम था संगमित्रा, और एक पुत्री थी जिसका नाम था चारुमती। बात करें, एक पत्नी थी जिसका नाम था करुवाकी और एक पत्नी का नाम था पद्मावती। ठीक है ना? पद्मावती का पुत्र है कौन है? कुणाल, जो अशोक का क्या बनता है? उत्तराधिकारी। ठीक है ना? 3 पत्नियों के नाम याद रखना है। एक का नाम है देवी, एक का नाम क्या है? करुवाकी। याद रखना अशोक सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता था? सबसे अधिक प्रेम, ये प्रश्न पूछा गया है। अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव किस पत्नी का था? है ना? किसका था? करुवाकी का। किसका था? करुवाकी का। लेकिन ध्यान रखना महेंद्र और संगमित्रा, महेंद्र और संगमित्रा को अशोक भेजता है श्रीलंका। कहां पे भेजता है? श्रीलंका भेजता है। और श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक है ध्यान रखना अपने पुत्र महेंद्र और संगमित्रा को भेजता है। और जो ये चारुमती है इसको भेजता है नेपाल। ये कहाँ जाती है? नेपाल, ध्यान रखना। ठीक है ना? नेपाल में, फिर नेपाल में ध्यान रखना नेपाल के एक स्थानीय शासक है, उसके साथ में ये चारुमती शादी कर लेती है और अपना घर बसा लेती है। ठीक है ना? और अशोक का उत्तराधिकारी कौन बन जाता है? कुणाल। तो ठीक है ना, इस घटना को लिख लो भाई। ठीक है ना? लिखना अशोक ने, अरे लिखो भाई इसको। अशोक ने अपने भतीज निर्ग्रोथ की प्रेरणा से बौद्ध धर्म को अपनाया और दीक्षा या शिक्षा किसे ली थी? उपगुप्त से। अशोक की पत्नियां या रानियां, 3 के नाम याद रखने हैं, देवी, करुवाकी और पद्मावती। एसएससी में यह प्रश्न पूछा गया है कि अशोक सबसे ज्यादा प्रभावित किस बेगम से, किस रानी से था या किस पत्नी से? तो करुवाकी से, ध्यान रखना। ठीक है? उसके बाद में बात करें, उसके बाद में तो अशोक ने भाई बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संगमित्रा को कहाँ पे भेजा है? श्रीलंका।
और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ध्यान रखना, महेंद्र और संघमित्रा किसके बेटे थे? इनकी माता का नाम क्या थी? देवी। पिता तो अशोक है लेकिन माता का नाम क्या था? देवी। और ध्यान रखना, तक्षशिला, तक्षशिला में है ना मनजातिक, है ना मनजातिक नामक एक इनका राजदूत था, उसे ध्यान रखना अशोक ने तक्षशिला में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा। हिमालय क्षेत्र में भी किससे भेजा है? मंजिक, है ना मंजिम। और ध्यान रखना, भारत में सर्वप्रथम है शिलालेखों का प्रारंभ किसने करवाया था? अशोक ने। अशोक के कुल कितने शिलालेख मिले हैं? 14। कितने? 14। और स्तंभ लेख कितने मिले हैं? 7। और गुहा लेख कितने मिले हैं? 3। इनकी संख्या याद कर लेना, इनकी संख्या याद कर लेना, ठीक है ना। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका किसे भेजा है? महेंद्र और संघमित्रा। और मैं आपसे पूछ लेता हूं, नेपाल किसे भेजा था? नेपाल, नेपाल किसे भेजा था? इसकी बेटी थी एक, उसका नाम क्या था? चारुमती। वेरी गुड, चारुमती। इन्होंने कहा कि भाई बौद्ध धर्म का प्रचार कर दूंगा बाद में, लेकिन पहले क्या कर लेती हूँ? शादी करके घर बसा लेती हूँ। तो नेपाल में ध्यान रखना, देवपाल से, देवपाल जो एक नेपाल का शासक था, उससे क्या कर लेती है? विवाह कर लेती है, ठीक है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है, इसको इंपोर्टेंट करके लिखना है, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, ठीक है ना। और ध्यान रखना, उसके बाद में अशोक ने ये बात भी पूछी गई है, अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। क्यों करवाया था? अशोक ने शिलालेखों का प्रारंभ क्यों करवाया था? शिलालेख का मतलब क्या है? पत्थर, या कोई बहुत बड़ा सा पत्थर होता है या कोई शिला होती है, उस पर अपने मन के विचार लिखवाना, उसे कहते हैं शिलालेख। शिला का मतलब है पत्थर, पत्थर पे जो लिखवाते हैं ना उसे कहते हैं शिलालेख। शिला का मतलब है पत्थर और लेख का मतलब है लिखवाना, ठीक है ना। तो भारत में शिलालेख को प्रारंभ किसने करवाया था? अशोक ने। अब क्या हुआ कि कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध के बाद में जनता अशोक से नफरत शुरू कर देती है, क्योंकि उस कलिंग युद्ध में जो जिनको कोई मतलब ही नहीं है राज परिवार से, साम्राज्य से, है ना, उन जनता को मार दिया गया, कत्लेआम कर दिया गया। ध्यान रखना, सैनिक मारे जाते हैं, कोई बात नहीं है भाई, सेना एक दूसरे से युद्ध करेंगे तो युद्ध में मारे जाते हैं, लेकिन जिनका कोई कसूर भी नहीं है, जिनको कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे लोग, निर्दोष लोग मारे गए। 1 लाख प्लस निर्दोष व्यक्ति मारे गए। तो जनता को ध्यान रखना, मगध की जनता, मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की जनता को भी डर था कि अशोक हमें भी कभी भी मरवा सकता है। तो जनता का विश्वास जीतने के लिए अशोक ने कहा कि मैंने अब इस तो ये रणघोष नीति है, युद्ध नीति, इसको मैंने त्याग दिया और मैंने धम्मघोष नीति यानी एकदम शांति नीति अपना ली है। और मैं आपके लिए काम करूंगा। जितनी भी योजनाएं थी, है ना, रियासत के विकास हेतु, जितने भी अपने साम्राज्य के विकास हेतु योजना थी, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाना। जनता इनको पढ़ेगी तो जनता क्या करेगी? अशोक पे विश्वास करेगी। इसलिए अशोक ने अभिलेख लिखवाने शुरू किए थे, ठीक है ना। आप प्रश्न पूछा जाएगा शिलालेख, शिलालेख कितने हैं? 14, ठीक है ना। 14 शिलालेख मिले हैं। और ध्यान रखना, स्तंभ लेख, एक तो है शिलालेख और एक है स्तंभ लेख और एक है गुहा लेख। इनमें क्या अंतर है मैं समझा देता हूं, ठीक है ना। शिलालेख का मतलब है ये कोई पत्थर है, क्या है? एक पत्थर है, इस पे अशोक ने लिखवा दिए अपनी विचारधारा, इसे कहते हैं शिलालेख, शिलालेख। अब स्तंभ लेख, स्तंभ लेख का मतलब है एक कोई बड़ा सा पत्थर है, उसका क्या बनाएंगे? एक ऐसा गोल माल के क्या बनाएंगे? पिलर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक स्तंभ बनाएंगे। और इस पे जो अपनी विचारधारा लिखी गई है उसे कहते हैं स्तंभ लेख। गुहा लेख का मतलब है गुफा, समझते हो ना, गुफा, है ना। तो जो ये पहाड़ों के बीच में गुफाएं हैं, है ना, उनके जो मेन गेट होता है वहां पर अशोक ने क्या लिखवाए थे? लेख लिखवाए थे। तो इनकी संख्या याद कर लेना। अब मुझे बताओ, जो ये 14 शिलालेख है, तो ध्यान रखना ये एक स्तंभ लेख है। इस स्तंभ लेख में जो ये 14 लाइन लिखी गई उसे कहते हैं 14 शिलालेख,
ठीक है ना। इसका मतलब ये समझना कि ये शिलालेख 14 मिले हैं, बड़े बड़े पत्थर नहीं, एक शिलालेख है, यानी एक पत्थर पे जो 14 लाइन लिखी गई उससे क्या कहा गया है, 14 शिलालेख, ठीक है ना। अब स्तंभ लेख है, जो ये एक बड़ा सा पत्थर है, इसमें ध्यान रखना जो 7 लाइनें लिखी गई उससे क्या कहा गया है, 7 स्तंभ लेख। अशोक ने कई गुफाओं के आगे लेख लिखवाए थे, लेकिन उस लेख में लाइनें कितनी हैं, 3, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है, संख्या याद कर लेना। ध्यान रखना अशोक के 14 शिलालेख, इसमें सभी लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में बात करेंगे। ध्यान रखना प्रथम शिलालेख, 14 शिलालेख में, इसमें प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक ने कहा है कि पशु बलि नहीं करने, अहिंसा और सम्मत जो समस्त है प्रजा मेरी क्या है, संतान है। ये प्रथम शिलालेख है। मेरी बात सुनो, शिलालेख में बता देता हूँ। ये एक पत्थर है, अशोक के कुल कितने शिलालेख मिले हैं, 14। कितने हैं, 14, ध्यान रखना। ये एक बहुत बड़ा सा पत्थर है, ठीक है ना। इस पत्थर पे ध्यान रखना, ये शिलालेख है, एक है, इसमें ध्यान रखना 14 लाइनें लिखी गई है, अलग अलग लेख लिखा गया। एक पत्थर पे कितने लेख लिखे गए, 14, उससे कहते हैं अशोक के 14 शिलालेख। ऐसा मत सोचना कि अशोक के पत्थर पे 14 ही लेख मिले, है ना। तो इसका मतलब यह है कि एक पत्थर पे 14 लाइन लिखी गई है, 14 लेख लिखे गए, इसीलिए अशोक के हर, ध्यान रखना अशोक के मतलब है भारत में मिल जाते हैं लगभग, है गिनती नहीं हो सकती, इतने लेख अशोक के मिले भारत में, मध्य एशिया तक लेख लिखे है, ठीक है ना, अशोक ने, ठीक है। अब इसमें पहले जो लाइन है, ये पत्थर है, इसमें है ना, समझने की कोशिश करना, ये पत्थर है, ये एक लेख है। इस लेख में ध्यान रखना अशोक ने पहला लेख लिखा है, एक ही पत्थर पे 14, ध्यान रखना। पहले में क्या लिखा गया है इस लेख में, कि पशु बलि की निंदा की गई है, कोई भी पशु बलि नहीं करेगा, ठीक है ना। अहिंसा, भाई हिंसा नहीं करेगा, ठीक है ना। और एक का है कि जो समस्त प्रजा है मेरी क्या है, संतान है, मेरी संतान जैसी है। और ध्यान रखना इस लेख में अशोक ने कहा है कि हिरण और मोर की बलि दी जा सकती है, और मोर की बलि अशोक ने कहा है कि इन दो, एक तो पशु क्या है, हिरण, और एक है पक्षी क्या है, मोर, इनकी आप बलि दे सकते हो, बाकी किसी भी पशु की बलि आप नहीं दोगे, ठीक है ना। बेटा क्यों भाई, बैठने को बोला मैंने, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरे शिलालेख के बारे में बात करें तो इसमें पशु चिकित्सा और दक्षिणी राज्यों का उल्लेख है। दक्षिणी राज्य ध्यान रखना, चेल, चोल, पांडे और सत्यपुत्र, ध्यान रखना दक्षिणी, है ना, सत्यपुत्र है। और एक ध्यान रखना, एक है केरल पुत्र, केरल पुत्र, ध्यान रखना ये 5 राज्यों के बारे में उल्लेख मिलता है, इसको लिखना है। और पशु, ध्यान रखना इसको शॉर्टकट में लिखना है, पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है। तीसरे के बारे में बात करें तो ध्यान रखना अशोक का ये सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है, शिलालेख है, जिसमें अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। अशोक के 3 अधिकारी, एक तो रज्जुक, एक है युक्त और एक है प्रदेशक। अशोक ने 3 अधिकारियों की नियुक्ति की। 3 अधिकारी, इनके नाम याद कर लेना, रज्जुक, युक्त और एक प्रदेशक। इन अधिकारियों का काम क्या है, प्रत्येक अपने क्षेत्र में जाएंगे 5 वर्षों के बाद में, और वहाँ की जो समस्या है उनकी क्या करेंगे, समाधान करेंगे। प्रश्न सीधा पूछा जाएगा, अशोक के अधिकारियों का उल्लेख किस शिलालेख में है, तीसरे में। किसमें है, तीसरे में। अभी आप देख लो, सरकार का चुनाव कितने सालों के बाद में होता है, 5। अभी तक जो चुनाव जीत के चले जाते हैं लोकसभा में या विधानसभा में, वापस नहीं आते जनता के बीच में। जब वापस चुनाव का समय आ जाता है तो जनप्रतिनिधि, ध्यान रखना जनप्रतिनिधित्व जो भी है जनता के बीच में आएंगे, और जनता के बीच में आने के बाद में जनता को पूछेंगे कि समस्या क्या है। वैसे ही अशोक ने 3 अधिकारियों की नियुक्ति की कि आप प्रत्येक 5 वर्ष में भ्रमण करोगे अपने क्षेत्र का, और जनता की समस्या का क्या करोगे, समाधान करोगे। बस इतना लिख देना। अधिकारियों का उल्लेख किसमें, किस शिलालेख में, 3 में। मैं नोट्स चेक करूंगा, ध्यान रखना, विशेषकर पीछे वाले बच्चे, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें 4 नंबर शिलालेख के बारे में, इसमें ध्यान रखना ये सबसे महत्वपूर्ण है,
बेरी घोष नीति के स्थान पे दम घोष नीति को अपनाया। किस युद्ध के बाद में? कलिंग युद्ध के बाद में। कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने कहा है कि मैं युद्ध के स्थान पे क्या करूंगा? दम घोष नीति अपनाऊंगा। उसके बाद में बात करें 5 नंबर, धम्म महामात्रों की नियुक्ति। ध्यान रखना, अशोक ने कहा है कि धम्म महामात्र, अशोक ने कहा है कि बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु मैं क्या करूंगा? धम्म महामात्रों की नियुक्ति करूंगा। ठीक है ना? तो ये 5 नंबर भी महत्वपूर्ण है। आगे बात करें 6 नंबर, अशोक ने कहा आत्म नियंत्रण। हाँ भाई, पीछे लूं। 6 नंबर शिलालेख के बारे में बात करें तो आत्म नियंत्रण की बात आई। अशोक ने कहा कि जनता की कोई भी समस्या है और मैं मेरे राजमहल में हूँ या मेरे राज दरबार में हूँ, तो जनता की समस्या लेकर के कोई भी अधिकारी 24 घंटे में किसी समय मेरे पास में आ सकता है, कोई रोक टोक नहीं है ना। आत्म नियंत्रण का मतलब क्या है? कोई भी जन समस्या है और कोई भी अधिकारी मेरे से मिलना चाहता है, किसी भी समय मेरे पास में आ सकता है, चाहे दिन का समय हो चाहे रात का हो। मान लो कि अशोक ने कहा है कि मेरे रियासत में, मेरे साम्राज्य में कोई बड़ी घटना घट गई है और टाइम क्या है? रात के 3 बज गए। सभी अधिकारियों को छूट है, आप रात को 3 बजे आकर के भी मुझे उस घटना के बारे में बता सकते हो। कोई भी समस्या है, जन समस्या, उसका मैं क्या करूँगा? समाधान करूँगा। ये है आपके शिलालेख नंबर 6 में। ध्यान रखना, आत्म नियंत्रण। यदि जन कल्याण की बात है तो उसके अधिकारी किसी भी समय अवगत करा सकते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। ठीक है ना? अब देखो मेरी साथ में एक बार आप बोलो, मैं याद करा दूंगा इस क्लास में। उसके बाद में 7 नंबर की बात करें तो ये धार्मिक समन्वय। अशोक ने कहा कि सभी धर्मों का क्या करो? सम्मान करो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना? 8 नंबर सबसे महत्वपूर्ण है, दम यात्राओं के बारे में अशोक का उल्लेख है। ध्यान रखना, 8वां शिलालेख अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद, ध्यान रखना, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ है? 269 ईसा पूर्व है। और अशोक के राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद में, ध्यान रखना, कितने वर्ष के बाद में? 10 वर्ष के बाद में अशोक ने किसकी यात्रा की थी? बोध गया। और बोध गया में महात्मा बुद्ध को क्या मिला था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद में 10 वर्ष के बाद में, ध्यान रखना, 20 वर्षों के बाद में, राज्याभिषेक के 20 वर्षों के बाद में लुम्बिनी, है ना, लुम्बिनी पे अशोक ने क्या की थी? यात्रा की थी। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है ना? प्रश्न क्या पूछा गया है? अशोक के राज्याभिषेक के बाद में अशोक ने बोध गया की यात्रा कब की थी? 259 ईसा पूर्व में। राहुल लिख रहा है ना? तो नोट्स बना रहा है ना? ठीक है। उसके बाद में बात करें 13 नंबर। 13 नंबर ध्यान रखना, इसमें कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है और सबसे बड़ा शिलालेख, सबसे बड़ा शिलालेख। और ध्यान रखना 14 में, ध्यान रखना, सद्भावना बताई गई है। क्या बताई गई है? सद्भावना। क्या बताई गई है? सद्भावना। इसको लिख लो, मैं अभी याद करा देता हूँ, है ना? सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, आंख बंद करके खोलोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है ना? लिख लो, इसको लिख लिया ना? लिखो लिखो। लिख लिया ना इसको? अरे भाई शॉर्टकट में लिख दो अपनी भाषा में ना। अब मेरी बात सुनो, मेरे साथ में बोलोगे आप, मेरे साथ में, तो याद हो जाएंगे। लिख लिया क्या? थोड़ी सी स्पीड रखो लिखने में ना, टाइम खराब हो रहा है आपका भी, क्लास का टाइम भी पूरा हो रहा है। ठीक है ना? अशोक के 14 शिलालेख। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अशोक के कुल कितने शिलालेख थे? स्तंभ लेख कितने थे? गुहा लेख कितने थे? भारत में शिलालेख लिखवाने की परंपरा किसने शुरू की? ठीक है ना? 14 शिलालेख है, उनके बारे में बात करें तो पहले में क्या है? पशु बलि की निंदा की गई है और समस्त जनता प्रजा मेरी क्या है? संतान है। दूसरे शिलालेख में, पहले में तो पशु,
बलि की निंदा है तो दूसरे में पशु चिकित्सा के बारे में, मनुष्य चिकित्सा के बारे में, यानी चिकित्सा सुविधा के बारे में किस शिलालेख में जानकारी मिलती है? दूसरे में। तीसरे में क्या है? अधिकारी, और कितने अधिकारी? 3। अशोक का शिलालेख नंबर 3 और 3 अधिकारी, ऐसे याद कर लो। अशोक के कुल कितने अधिकारी? 3, और किस शिलालेख में? 3 में। अधिकारी का नाम क्या है? रजुक, युक्त और प्रदेशक। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में अपने क्षेत्र का दौरा करेंगे, भ्रमण करेंगे, और ध्यान रखना, और वहां पर जो भी समस्या है उसका क्या करेंगे? निवारण करेंगे। 4 में क्या है? बेरी घोष, यानी युद्ध नीति की जगह शांति नीति, है ना, रण घोष नीति की जगह दम घोष नीति को अपनाया अशोक ने। उसके बाद में 5वीं धम्म महामात्र, अशोक ने कहा कि बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु मैं धम्म महामात्रों की क्या करूंगा? नियुक्ति करूंगा। 6 में क्या है? आत्म नियंत्रण। आत्म नियंत्रण का मतलब है जल कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, है ना, कोई भी समस्या या जन कल्याण हेतु कोई भी अधिकारी किसी समय मेरे से मिल सकता है। 7 में क्या है? धार्मिक समन्वय। ध्यान रखना, इसका मतलब है सभी धर्मों का सम्मान करो, सभी धर्मों का आदर करो। और फिर 8वें में क्या है? धम्म यात्राओं का उल्लेख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बाद में अशोक ने बोध गया की यात्रा की, और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। फिर सीधे कहाँ पे आ जाते हैं? हमें किस पे आ जाते हैं? 13वें पे कलिंग युद्ध, सबसे बड़ा शिलालेख। और ध्यान रखना 14 में सद्भावना, ये सबसे नवीनतम लेख है, ध्यान रखना, सबसे नवीनतम है लेख, ठीक है ना। जो ये 14 शिलालेख है, ध्यान रखना, ये 14 राज आज्ञाएं 8 स्थानों से प्राप्त हुई। कितने स्थानों से? 8, ठीक है ना। इसके बारे में बात करेंगे अगली क्लास में। आज इस क्लास को देते हैं यहीं विराम, ठीक है ना। एक बार भाई वापस इसको पढ़ लेना, ये इतिहास है, प्राचीन इतिहास है। यदि आप नहीं पढ़ोगे बार बार तो ये आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, तो इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आज इस क्लास को यहीं देते विराम। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।